नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्यंग्य साहित्य के एक महत्वपूर्ण निबंध, एक ज़रूरी बयान के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि व्यंग्य कैसे हंसी के साथ-साथ व्यवस्था पर तीखा प्रहार करता है। हिंदी व्यंग्य साहित्य में रविंद्रनाथ त्यागी का नाम एक ऐसे लेखक के रूप में स्थापित है, जिन्होंने हंसी को केवल मनोरंजन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक और राजनीतिक सच उजागर करने का औजार बनाया। उनका व्यंग्य न तो ऊपरी ठिठोली में अटकता है और न ही उपदेशात्मक गंभीरता में बोझिल होता है। वह सहज बोलचाल की भाषा में आम जीवन के उदाहरणों से पाठक को हंसाते हुए ऐसी जगह ले जाता है जहां हंसी धीरे धीरे एक कचोट में बदल जाती है। एक जरूरी बयान जैसे व्यंग्य निबंध इसी विशेषता के कारण महत्वपूर्ण है। इस रचना में लेखक खेती, अन्न संकट और राष्ट्रीय समस्याओं के बहाने जिस चूहे की चर्चा करता है, वह केवल एक जानवर नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था, मानसिकता और सत्ता तंत्र का प्रतीक बन जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। जीवन के प्रारंभिक अनुभवों में उन्होंने समाज के उस वर्ग के निकट रखा जो योजनाओं, घोषणाओं और सरकारी आंकड़ों के बावजूद अभाव में जीता है। यही कारण है कि उनके व्यंग्य में कृत्रिम आक्रोश नहीं, बल्कि भीतर से उपजी पीड़ा और समझ दिखाई देती है। वे जानते हैं कि समस्याएं केवल तकनीकी नहीं होती, उनके पीछे सोच, नियत और व्यवस्था की कमियां होती हैं। एक जरूरी बयान में भी वे खेती की समस्या पर बात करते हुए अचानक चूहों को केंद्र में ले आते हैं और पाठक को चौंकाते हैं। यह चौंकाना ही व्यंग्य की पहली सफलता है। निबंध की शुरुआत अत्यंत औपचारिक और सरकारी भाषा में होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए, इन पृष्ठों के द्वारा मैं आपका ध्यान। यह भाषा हमें किसी सरकारी रिपोर्ट या नीति वक्तव्य की याद दिलाती है। लेखक जानबूझकर इस शैली का प्रयोग करता है ताकि आगे आने वाला हास्य और व्यंग्य और अधिक तीखा हो सके। जब वह कहता है कि खेती की समस्या का एक पहलू अब तक ठीक से नहीं पकड़ा गया और वह पहलू चूहे से जुड़ा है, तो पाठक पहले मुस्कुराता है, लेकिन जैसे जैसे रचना आगे बढ़ती है, यह मुस्कान धीरे धीरे यह समझने लगती है कि वहां चूहा केवल खेतों में घूमने वाला जीव नहीं है। चूहे का परिचय जिस वैज्ञानिक और बचकाने ढंग से दिया गया है, उसका पैरों के सहारे चलना, स्त्री पुरुष वर्गीकरण, छोटा बड़ा होना, वह व्यंग्य की जमीन तैयार करता है। लेखक सामान्य सी बातों को इतनी गंभीरता से कहता है कि वही गंभीरता हास्यास्पद बन जाती है। यह वही शैली है जिसमें हमारी योजनाएं, रिपोर्टें और भाषण अक्सर उलझे रहते हैं। बात छोटी होती है, प्रस्तुति भारी। यहाँ चूहे के कद का इतिहास बताना, 1857 के गदर से लेकर गणेश जी की सवारी तक पहुंचना व्यंग्य को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गहराई देता है। चूहा एक क्षण में खेत से निकलकर मिथक और इतिहास में पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ छोटी समस्याएं अचानक राष्ट्रीय और सभ्यतागत बहसों का रूप धारण कर लेती हैं। लेखक जब अन्न संकट और चूहे के संबंध की बात करता है, तब व्यंग्य और स्पष्ट हो जाता है। यह कहना कि देश में जितना अन्न की कमी है, उससे अधिक अन्न चूहे खा जाते हैं, एक अतिशयोक्ति है, लेकिन यही अतिशयोक्ति सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाती है। यहाँ चूहा केवल अनाज खाने वाला जीव नहीं है, बल्कि वह हर उस तंत्र, वर्ग और व्यवस्था का प्रतीक है जो उत्पादन में भाग लिए बिना संसाधनों को खा जाती है। लेखक बड़ी चतुराई से यह संकेत देता है कि यदि चूहे को रोका जा सके तो देश आत्मनिर्भर हो सकता है। यह व्यंग्य सीधे सीधे भ्रष्टाचार, अपव्यय और अकुशल प्रशासन की ओर इशारा करता है। विदेशी अन्न सहायता और उसके साथ आने वाले दबाव की चर्चा करते हुए लेखक चूहे के प्रभाव को खाने से आगे की रक्षा साहित्य और तकनीकी शिक्षा तक फैला देता है। यह विस्तार बताता है कि समस्या केवल पेट की नहीं, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भी है। चूहा हर जगह है, हर क्षेत्र में घुसा हुआ है। यही वह बिंदु है जहां व्यंग्य सामाजिक और राजनीतिक बन जाता है। लेखक खेती की समस्या के समाधान के लिए अब तक किए गए उपायों को दकियानुसी कहकर जिस तरह खारिज करता है, वह भी व्यंग्य की धार को तेज करता है। जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई, बीज, खाद, ये सब वास्तविक मुद्दे हैं, लेकिन लेखक इन्हें इसलिए निशाने पर लेता है क्योंकि नीति निर्माण में अक्सर मूल कारणों को छोड़ा जाता है और सतही समाधानों पर जोर दिया जाता है। चूहे पर काम न करना दरअसल उस मूल समस्या को न पकड़ पाने का प्रतीक है जो पूरे तंत्र में फैली हुई है।
चूहों की जनसंख्या, परिवार नियोजन, शिक्षा और निर्यात जैसे सुझावों के माध्यम से लेखक सरकारी योजनाओं की भाषा और मानसिकता की नकल करता है। चूहों को शिक्षित करने की बाद लूप विधि लागू करने की कल्पना, यह कहना कि चूहा साहित्य खाना ज़्यादा पसंद करता है, ये सब वाक्य हँसाते हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताते हैं कि मनुष्य हर समस्याओं के साथ भी अक्सर इसी तरह अव्यावहारिक और हास्यास्पद योजनाएं बना लेते हैं। चूहा चूहा मारने के उपायों का वर्णन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हत्या, गोलियां, बिल्ली, महकमा खोलने की बात, ये पूरा हिस्सा सरकारी विस्तारवाद पर करारा व्यंग्य है। हर समस्या का समाधान एक नया विभाग, एक नई सेवा और एक नया नारा बना देना हमारी पहचान बन चुकी है। भारतीय चूहामार सेवा और उसका संस्कृतनिष्ठ मंत्र इस प्रवृत्ति को पूरी तरह उगाड़ देता है। टेक्निकल और प्रशासनिक विभागों का विभाजन बताता है कि समस्या हल करने से अधिक ध्यान पदों, तबादलों और आंकड़ों पर रहता है। सेना, पुलिस, वायुसेना, तोप, गोला बारूद, इन सब का चूहा मारने के उपयोग सुझाना व्यंग्य को अतिरंजना के शिखर तक ले जाता है। यह अतिरंजना दरअसल हमारे सैनिकीकरण, शक्ति प्रदर्शन और संसाधनों के दुरुपयोग पर गहरा कटाक्ष है। इसी तरह कर छूट, पदक, खिताब और समितियों की बात उस संस्कृति को उजागर करती है जिसमें हर काम को पुरस्कार और लाभ से जोड़ा जाता है। चूहाघर, चूहेदान, डॉक्टरी मुआयना, विदेशी निर्यात, ये सारे विचार एक साथ हास्यास्पद और भयावह है। हास्यास्पद इसलिए कि वे असंभव और बचकाने लगते हैं, और भयावह इसलिए कि यही तर्क और भाषा जब मनुष्य पर लागू होती है तो वह वास्तविक नीतियों का रूप ले लेती है। लेखक अंत में जब कहता है कि चूहा हमारा दुश्मन है, अगर हम चूहा नहीं खाएंगे तो वह हमें खा जाएगा, तब व्यंग्य अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह वाक्य केवल चूहे के लिए नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था के लिए है जो समाज को भीतर से खोखला कर रही है। इस प्रकार एक जरूरी बयान में निहित व्यंग्य केवल हास्य प्रदान नहीं है, यह हमारे समय की सोच, नीतियों और प्राथमिकताओं का तीखा मूल्यांकन है। रविंद्रनाथ त्यागी की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वे पाठक को हंसाते हुए उसे यह महसूस करा देते हैं कि चूहा बाहर नहीं, भीतर है, व्यवस्था में, सोच में और हमारे स्वीकार में। यही व्यंग्य की सच्ची शक्ति है और यही रविंद्रनाथ त्यागी को हिंदी व्यंग्य की परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। धन्यवाद।